हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का सीरीज चल रहा है। पहले दो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इंपोर्टर अपनी बुक्स में एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक नया पार्ट कवर करने वाले, तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार पुरानी जर्नल एंट्रीज में आपको वापस एक बता दूं। सबसे पहले जब हम लोग परचेज करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, और पेमेंट करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होती है। इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, मतलब गुड्स परचेज करता है, तो जब परचेज होता है तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, पार्टी हमारा एक्सपोर्टर होता है। एंड देन जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो बिकॉज हमारे पास से पैसा जा रहा है तो एंट्री होती है एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं पहले जो एग्जांपल्स के थे वो खाली बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए थे। मेन सम हम लोग अभी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है ऑन 1 जनवरी 2004 मरीना लिमिटेड एन इंडियन इंपोर्टर। इन्होंने मेंशन कर दिया कि मरीना जो है वो इंपोर्टर है। मैंने भी आपको जो एंट्री सिखाई है ना वो इंपोर्टर की बुक्स में ही सिखाई है। परचेज्ड $250,000 वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। अब ये जो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी है ना, अगर वो इंपोर्टर है मरीना तो ये क्या बन जाएगा अपने आप एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोर्टर है, इसी का नाम हम लोग बार बार इस सब में यूज करने वाले हैं। ओके, पेमेंट किस तरीके से किया। पेमेंट हमने पहला पेमेंट किया था 10 फरवरी को, फिर किया 15 मार्च को, और फिर किया 20 अप्रैल को। वैसे मैं बता दूं 20 अप्रैल से पहले है ना आता है 31 मार्च, जिस दिन हमारा साल खत्म होता है। देखो अकाउंटिंग में ना हमारा 31 मार्च को बुक क्लोज करना पड़ता है हमें। तो जब 31 मार्च का डेट आएगा तो हमें एक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी जो इस सब में एक्स्ट्रा है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। ठीक है, पहले नॉर्मल पार्ट करते हैं, देन जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब आगे बोला है मरीना लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। देखो मेंशन कर दिया, अगर वो लोग नहीं भी बोलते हैं ना तो भी हम लोग को अज्यूम करना है कि जो ईयर एंडिंग है वो 31 मार्च ही है। ओके, एक्सचेंज रेट दिया 1 जनवरी जिस दिन परचेज किया था, 10 फरवरी जिस दिन हमने पहला पेमेंट किया, 15 मार्च जिस दिन हमने सेकंड पेमेंट किया, और फिर 31 मार्च और अप्रैल का दिया है। वैसे मैं बता दूं पहला पेमेंट, सेकंड पेमेंट और थर्ड पेमेंट डायरेक्टली हमने ना साल खत्म होने के बाद दिया है। ठीक है, साल खत्म होने के बाद दिया है। तो जो पेमेंट मैंने किया था फरवरी में और जो पेमेंट मैंने किया था मार्च में वो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, FY1 समझ लेते हैं हम लोग इसे। और अप्रैल, तो एक पेंडिंग पेमेंट जो हमने किया ना वो अप्रैल में किया। वो जो FY फाइनेंशियल ईयर है ना वो दूसरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो मतलब है ना इसमें ना इस सम में ना 2 फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम लोग को दिया हुआ है। इसके पहले जो मैंने आप लोग सिखाया था ना उसमें सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर का डेटा हुआ करता था। ठीक है, ये क्या है मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ ही बताते चले जाऊंगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सम को। देखिए जर्नल एंट्रीज में जो बेसिक एंट्रीज है वो मैंने पहले से करके रखी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहली एंट्री किसकी होगी, सबसे पहली एंट्री होगी हमारी 1 जनवरी 2004 को मरीना ने क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किया मतलब परचेज किया। कितने लाख डॉलर्स का, $250,000 का। किसके पास से परचेज किया, जेमिनी ट्रेडिंग परचेज किया। तो देखो परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का नाम क्या है इसमें, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। करेक्ट, तो देखो मैंने एंट्रीज पहले से बना के रखी हुई है। पहले हमने डेट डाल दिया, 1 जनवरी 2004 परचेज अकाउंट डेबिट करना था तो परचेज अकाउंट कर दिया डेबिट टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी जो कि हमारा एक्सपोर्टर है। कितना था, $250,000 हमको इंडियन रुपीज में करना है। कैसे करेंगे मुझे बताओ। जिस दिन हमने परचेज किया था उस दिन रेट क्या चल रहा था, 1 जनवरी को परचेज किया था ना तो 49। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 250,000 इंटू 49 करेंगे तो कितना आता है जरा चेक कर लेते हैं। देखो 250,000 इंटू 49 तो आ रहा है 1,22,50,000। ठीक है, जो भी आंसर आता है वो हमने यहाँ भी लिख दिया एंड यहाँ भी लिख दिया। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। ओके सिंपल। ओके देन फिर हम लोग पेमेंट की एंट्री करते हैं। देखो पेमेंट की एंट्री में पहले बता दूं, पेमेंट की एंट्री क्या होती है, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एक्सपोर्टर का नाम क्या है, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। करेक्ट, तो एंट्री आएगी जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं इसमें। ठीक है, तो देखो पहला पेमेंट कभी किया, 10 फरवरी को किया ना। ये देखो पेमेंट किया 10 फरवरी को, तो जाते हैं देखो डेट डाल दे 10 फरवरी, एंट्री आएगी जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अच्छा कितने का पेमेंट किया था हमने, 10 फरवरी को हमने पेमेंट किया है $1,00,000 का। $1,00,000 का पेमेंट किया ना, तो मैं जाता हूं देखो मल्टीप्लिकेशन करना है वो इंपॉर्टेंट है। $1,00,000 यहाँ भी आ गया, 1,00,000 यहाँ पर भी आ गया। मैंने आप लोग को बताया था कि जिस दिन हम लोग परचेज करते हैं ना, जिस दिन हम लोग परचेज करते हैं ना उस दिन का जो रेट होता है ना उसको हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं, बेस रेट। और वो बेस रेट कॉमन रहता है किसके सामने, एक्सपोर्टर के सामने। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आएगा बेस रेट 49, लेकिन यहां पर जो रेट लेंगे वो न्यू रेट रहेगा जो हम लोग को सामने दिया रहेगा। देखो नया रेट ये है, ये कौन सा रेट है, ये है हमारा न्यू
रेट 49.5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 49.50। अब देखो 1 लाख इंटू 49 करेंगे तो 49 लाख आ जाएगा, 1 लाख इंटू 49.5 करेंगे तो 49,50,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 50,000 का गैप आ रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेबिट साइड पे गैप आएगा तो किसको डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को। इस चैप्टर में जो अकाउंट यूज होता है उसका नाम क्या है, FEF। FEF का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो ये हो जाएगा डेबिट। डेबिट हो रहा है मतलब हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस। तो नरेशन क्या लिखते थे, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड प्रॉफिट रियलाइज, ऐसा नहीं, लॉस इनकर्ड। ठीक है, पिछले वाले में ना बार बार प्रॉफिट होता तो मैं प्रॉफिट ही लिखवाता, इसका मतलब है कि हमेशा वो लिखना है। अगर लॉस होगा तो क्या लिखना है, लॉस इनकर्ड। प्रॉफिट कब होता था, जब क्रेडिट साइड पे आता था। ठीक है, तो बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड लॉस इनकर्ड, डेबिट साइड पे आया मतलब लॉस हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आया मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ये याद रखना, अगर नरेशन में भी गड़बड़ कर दिए तो मार्क्स कट हो जाएंगे। हमेशा प्रॉफिट रियलाइज ही नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया, पहला पेमेंट का एंट्री हो गया। उसके बाद हम लोग जरा जाते हैं आगे। देखो 15 मार्च को और एक पेमेंट किया है। ये जो पेमेंट किया है, ये जो रेट है, ये कौन सा रेट है, ये अपना न्यू रेट है। मुझे बताओ, पेमेंट करेंगे तो एंट्री तो सेम ही रहने वाली है ना। पेमेंट की एंट्री की डेट एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यही रहने वाली है। तो हम लोग जाते हैं, देखो मैंने पहले से करके रखा है 15 मार्च का, पहले मैंने डेट डाल दिया, वही एंट्री जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इस बार कितने का पेमेंट किया है, इस बार पेमेंट किया है हम लोगों ने $75,000 का। तो जाते हैं, देखो यहां भी आएगा $75,000, यहां भी आएगा $75,000। यहां पर सेम बेस रेट कितना रहेगा 49, यहां पर कितना आएगा वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। देखो नया रेट क्या दिया 4760, तो मैं यहां जाके लिख देता हूं 4760। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, पहले 75,000 इंटू 49 तो कितना आ रहा है 36,75,000, तो मैंने यहां पर लिख दिया। देन फिर वापस से 75,000 इस बार इंटू 47.60, तो आंसर आ रहा है 37,70,000। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच का गैप इस बार यहां पर कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है कैसे पता चलेगा, सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -3675, तो आंसर आ रहा है 1,05,000। तो मैं यहां लिख देता हूं इस बार 1,05,000 क्रेडिट साइड। अब तुम लोग बोल सकते हो बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड प्रॉफिट रियलाइज। क्रेडिट साइड पे आया तो प्रॉफिट रियलाइज्ड ये लिखते हैं हम लोग। लेकिन देखो कैसे लिखना है, प्रॉफिट होता है तो 2FEF अकाउंट, क्रेडिट में आया तो 2FEF, अगर डेबिट में आया तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं FEF अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक हम लोग पिछले लेक्चर में मैं तुम लोग को डीप में अच्छे से समझा चुका हूं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां तक आप लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसके आगे का जो पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप लोगों का एक बार रिवाइज हो गया क्या क्या करना था, इसलिए मैंने पहले से करके रख दिया था। अब जो आगे का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं देखो यहां बताना चाहता हूं कि देखो यहां पर लॉस हुआ था, तो मतलब जब लॉस होता है ना तो FEF क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। यहां पर प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट होता है तो FEF क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ये याद रखना, जब लॉस होगा तो FEF अकाउंट डेबिट, जब प्रॉफिट होगा तो FEF अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा एक और एक चीज, क्वेश्चन में जाके मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि लॉस हुआ है ये कैसे पता चल सकता है आपको पहले ही। देखो हम लोग है ना पहले ही पता लगा सकते हैं लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। देखो बेस रेट कितना था 49 बराबर, तो जब रेट है ना 49.50 हो गया था पहले पेमेंट के टाइम पे, राइट, तो मुझको क्या हुआ था, लॉस हुआ। ठीक है, इसका मतलब जब है ना इंपोर्टर के केस में रेट इंक्रीज होता है ना तो हमें हमेशा लॉस ही होगा। देखो ये वाले केस में ना बेस रेट के साथ कंपेयर करते हैं, 49 था और रेट कितना हो गया 47.60, तो इस वाले सिचुएशन में ना रेट कम हुआ ना तो मुझको क्या हो गया, प्रॉफिट। ये लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है, कि ना जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा बेस रेट से तो लॉस होगा, और जब हमारा जो न्यू रेट है वो बेस रेट से कंपेयर करने पे अगर नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, तो हमको क्या होएगा, प्रॉफिट। ये बताने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बिकॉज है ना, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पेमेंट है ना वो पेमेंट होने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज 15 मार्च से पहले कौन आता है, 31 मार्च आता है। अब हम लोग को करना क्या है, देखो पेंडिंग पेमेंट कितना है, 75,000 अमाउंट पेंडिंग है, बराबर 75,000 अमाउंट पेंडिंग। अब देखो करना क्या है, अब है ना 31 मार्च के दिन हमको क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूं। देखो 75,000 का पेमेंट आने वाला है, जो कभी मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है अप्रैल में मिलने वाला है, जो भी डेट होगी, मैं डेट देख लेता हूं एक बार, 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल को पेमेंट आने वाला है, मिलने वाला है। बट उससे पहले ना 31 मार्च को, बिकॉज हमारा ईयर एंड हो रहा है ना, हमारा बुक्स क्लोज हो रहा है ना, तो हम लोग को
रीवैल्यू करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है हमको प्रॉफिट होता है या लॉस। अगर ये पेमेंट आज के आज आ जाता, आज मतलब 31 मार्च, अगर 31 मार्च के दिन $75,000 हमको मिल जाते, मिले नहीं है, अगर मिल जाते तो हमको प्रॉफिट होता या लॉस, ये पता करना है। अब पता करेंगे तो पता कैसे करेंगे, देखो हमारे पास रेट है क्या, हमारे पास क्वेश्चन में बेस रेट कितना दिया हुआ है 49 और 31 मार्च को रेट कितना है 45। पहले मुझे बताओ रेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? रेट हो रहा है डिक्रीज, बिकॉज 49 था, अभी हो गया 45। और मैंने आपको बताया था जब जब रेट डिक्रीज होता है तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट। अब सवाल है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखो $75,000 इंटू 4 क्यों, बिकॉज 49 माइनस 45 तो कितना बच रहा है 4। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके देखते कितने का प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को। 75,000 इंटू 4 तो कितना आ रहा है 3 लाख। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज देखो ये बेस रेट था और जब जब हमारा न्यू रेट बेस रेट से कम होता है ना तो हमको प्रॉफिट होता है, एंड जब जब हमारा बेस रेट न्यू रेट से ज्यादा होता है तो हमको लॉस होता है। इसको एक रूल ही बना दे, बेस रेट क्या हो रहा है, अगर बेस रेट हमारा न्यू रेट से, तो मैं आपको इसका एक यही दे देता हूं कि अगर न्यू रेट क्या है ज्यादा है तो क्या होएगा लॉस, और अगर न्यू रेट क्या है कम है तो क्या होएगा प्रॉफिट। ऐसा कोई रूल है नहीं, ये खाली मैं तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं, शॉर्टकट है बेसिकली। क्यों, न्यू रेट ज्यादा रहेगा तो लॉस, न्यू रेट कम रहेगा तो प्रॉफिट। इस केस में न्यू रेट कम है इसलिए हम लोग को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो जब मैंने तुम लोग को बोला कि प्रॉफिट होता है, देखो प्रॉफिट होता है तो मैंने तुम लोग को क्या बताया, जब जब प्रॉफिट होता है, ये डेट क्या है जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है 31 मार्च। देखो इस दिन है ना हम लोग खाली अज्यूम कर रहे हैं कि पैसा आने वाला है, पैसा आया नहीं है, हम लोग खाली चेक करें कि अगर आज के आज आता तो हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने बोला कि जब जब प्रॉफिट होता है ना तो एफईएफ क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, जब प्रॉफिट होता है तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब किसकी वजह से, किसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, एक्सपोर्टर की वजह से। तो एंट्री है इसकी एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का नाम बताओ, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। देखो मैं लिख देता हूं फिर मैं तुम लोग को बताता हूं अमाउंट कितना था अपना 3 लाख। मैं वापस से बताऊंगा, टेंशन मत लो, 3 लाख। इसका नरेशन भी है, बीइंग प्रॉफिट रीवैल्यूड, बीइंग प्रॉफिट रीवैल्यू। देखो रियलाइज नहीं हुआ है, रीवैल्यू कर रहे हैं हम लोग उसको। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमको आज के आज पैसा आता, जो कि नहीं आया है, अगर आता तो कितने का प्रॉफिट हो जाता, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता अगर आज के आज आता तो। बस ये एंट्री हमने पास की है। ठीक है, फाइनेंशियल बुक्स में हम लोग खाली ये शो कर रहे हैं कि अगर आज के आज ये पेमेंट आता तो मेरे को इतने का प्रॉफिट हो जाता। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ना, इसका भी रीजन तुम लोग को आगे पता चलने वाला है। जब अप्रैल की एंट्री करेंगे ना तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। ठीक है, जब अप्रैल की एंट्री करेंगे तब। ठीक है, ओके। अब इससे पहले आगे बढ़े, मैं आप लोग को एक और एक चीज बता दूं, अगर लॉस होता, ठीक है, अगर लॉस हो रहा था ना तो एंट्री क्या होती पता है, एफईएफ अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस होता है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट होता है ना। और नीचे में किसका नाम दे देता, टू एक्सपोर्टर। ठीक है, ये देखो ये एंट्री मैं यहां पर जोड़ देता हूं ताकि तुम लोग के लिए इजी हो जाए। और जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, एक्सपोर्टर टू एफईएफ। ठीक है, ये दो एंट्री हम लोग रीवैल्यू की लिख रहे हैं। जब जब रीवैल्यू होगा या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, बराबर। तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया कि जब लॉस होगा रीवैल्यूएशन में तो एंट्री क्या आएगी, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर, और जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या आएगी, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे ना। हमने रूल ही बना दिया कि जब जब लॉस होगा तो हम लोग एफईएफ अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर कर देंगे, एंड जब जब प्रॉफिट होगा तो एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू एफईएफ कर देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब ये रीवैल्यूएशन वाला पार्ट तो हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था। अब देखो 20 अप्रैल की एंट्री डायरेक्टली नहीं करनी है, एफईएफ अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा। पिछली बार मैंने आपको एफईएफ अकाउंट बनाना सिखाया था, उसमें पता है ना एफईएफ अकाउंट के अंदर एक बैलेंस आता था जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे, फिर उसकी भी एंट्री मैं यहाँ पर लिख देता था, है ना। तो पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग अप्रैल की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एफईएफ अकाउंट बना देते हैं। एफईएफ अकाउंट कैसे बनता था मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर से मैं इस सेशन में आपको वापस से बता दूंगा, बिकॉज अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपका एक बार रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहली एंट्री में एफईएफ अकाउंट नहीं है, दूसरी एंट्री में एफईएफ अकाउंट है। क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, एफईएफ के डेबिट में जाते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या पता है, टू कैश बैंक। हाँ, टू कैश बैंक। डेबिट हो रहा है ना, डेबिट में हम लोग लिखेंगे, डेबिट में ही, एफईएफ के डेबिट में लिख रहे हैं, लेकिन लेने का कौन सा, जो क्रेडिट में। देखो टू कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, और ये एफईएफ डेबिट हो रहा है, तो मैंने ये नीचे वाला ले लिया, लेकिन अमाउंट कौन सा लेने का, जो किसके सामने, एफईएफ के सामने, 50,000। तो मैं यहां जाके लिख देता हूं 50,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एफईएफ है, हाँ टू में मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो मैं एफईएफ के क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, लेकिन लिखना है जो डेबिट में। डेबिट में कौन था,
जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन अमाउंट कौन सा लेंगे, जो किसके सामने है, FEF के सामने। FEF के सामने कितना है, 1,05,000। तो हम लोग जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1,05,000। अब लास्ट एंट्री क्या इसमें FEF है, हाँ वापस से 2 में मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर जाके मैं वापस से बाय में लिखूंगा, बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट कितना है 3 लाख, तो मैंने लिख दिया 3 लाख। और कोई एंट्री है क्या, नहीं। अब मैंने आप लोग को क्या बोला था, इसका क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। देखो ये साइड का टोटल कितना है 50,000, ये साइड का टोटल आ रहा है 4,05,000। कौन सा बड़ा है, 4,05,000 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 4,05,000 यहाँ भी लिखेंगे। एंड देन हम लोग क्या करते हैं 4,05,000 यहाँ भी लिख देते हैं। फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3,55,000। यहाँ हम लोग क्या लिखते थे, कहाँ ट्रांसफर करना है अमाउंट को, PNL अकाउंट के अंदर। इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने बताई थी, FEF अकाउंट डेबिट टू PNL। ठीक है, क्या एंट्री आएगी, FEF अकाउंट डेबिट में आए ना, डेबिट साइड पे है ना, तो FEF अकाउंट डेबिट टू PNL। ये ना अमाउंट ट्रांसफर की एंट्री, FEF में जो बैलेंस बच रहा था 3,55,000 उसकी एंट्री है। ठीक है, ओके, इसका नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू PNL भी लिख सकते हो, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर लिख दिया तो भी चलेगा। अच्छा, ये कौन से दिन हो रहा है, ये हो रहा है 31 मार्च 2004, साल के आखिर में ही होता है। ये जो PNL की एंट्री होती है ना, वो हमेशा साल के एंडिंग में होती है। ठीक है, तो अब जरा आगे जाते हैं। अब हम लोग चाहे ना तो वो अप्रैल की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल की एंट्री करने से, चलो मैं अप्रैल की एंट्री डाल देता हूं। अप्रैल की एंट्री हो रही थी 20 अप्रैल को 2004। एंट्री तो वही रहने वाली है ना, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, एंट्री है, जरा देखिए, जिस दिन पेमेंट किया उस दिन नया रेट है 46.75। कितने का पेमेंट किया है 75,000। तो मैं जाता हूं, यहां भी लिखूंगा 75,000, यहां भी लिखूंगा 75,000। अब देखो यहां कितना, पहले हम लोग कितना लेते थे 49 लेते थे ना, अभी 49 नहीं ले रहा है 45। क्यों, क्योंकि साल चेंज हो गया तो बेस रेट भी चेंज हो गया। अभी हमारे लिए बेस रेट 49 नहीं है, अभी हमारे लिए बेस रेट 45 है। अब पता चला ये वाला पार्ट क्यों किए थे हम लोग ने, ये जो पार्ट किया था ना 49 से 45 का प्रॉफिट हमने रिकॉग्नाइज किया था, वो इसीलिए किया था बिकॉज अगले साल हमारा बेस रेट चेंज हो जाएगा। बेस रेट वो बन जाता है जो 31 मार्च को था। ठीक है, तो अभी इसके आगे जितनी भी एंट्रीज अगर होती भी ना, तो अभी बेस रेट 49 नहीं 45 होता। अब जरा जाते हैं यहाँ 75,000 के सामने कौन सा रेट लेना है, न्यू रेट कितना है, न्यू रेट है 46.75, ये वाला नया रेट है, ये हमारा नया रेट है 46.75। तो जाएंगे यहाँ लिखेंगे 46.75 और क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, जरा मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं 75,000 इंटू 45 तो आ रहा है 33.75। तो मैं लिख देता हूँ 33.75। नीचे वाले के लिए चेक करते हैं 75,000 इंटू 46.75 तो आ रहा है 35,025, 35,02625। एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा 36,02625। अब करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 33,75,000। तो डिफरेंस आ रहा है 131 का, ये साइड पे आ रहा है 131,250, 1,31,000 डेबिट में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा FEF अकाउंट डेबिट कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हुआ, FEF अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या रहने वाला है, वही सेम, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड लॉस इनकर्ड। लॉस होगा तो इनकर्ड, प्रॉफिट होगा तो रियलाइज लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। मेन जो केस था ना वो ये था, ये जो 49 हो गया ना, 49 से 45 हो गया, वही मेन पार्ट था कि बेस रेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो काम खत्म नहीं हुआ, इसके लिए भी एक ही एंट्री थी ना, लेकिन इसके लिए भी हम लोग को FEF बनाना पड़ेगा। और FEF की एंट्री जो PNL में जाता है ना वो होता है 31 मार्च, लेकिन ये 2004 था, ये हो जाएगा 2005। अप्रैल मई जून जुलाई करते करते जब इसका मार्च आएगा ना 31 मार्च, तब हम लोग, क्योंकि एक ही एंट्री है ना इस साल में, पूरा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो हम लोग इसी की एंट्री करेंगे। इसके लिए देखो FEF मैंने बनाया हुआ है, यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ FEF अकाउंट, यहाँ पर डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट साइड। FEF अकाउंट डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड पर जाके लिख देता हूँ टू कैश बैंक। अमाउंट कौन सा लेना है, अमाउंट वो लेना है जो हमारे FEF के सामने, FEF के सामने 131,250, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 131,250। और कोई एंट्रीज नहीं है तो क्या करेंगे, टोटल 131,250, यहाँ भी 131,250,
कोई बैलेंस ही नहीं है, तो 131.0 यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, देखो एफईएफ क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग 2 एफईएफ लिखेंगे, तो ऊपर कौन आएगा, पीएनएल। देखो यहां पर देखो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल किया ना, इस बार उल्टा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ, ठीक है। ये साइड का याद रखोगे ना तो इसके नीचे वाला अपने आप ही याद रहेगा, इसका अपोजिट है ना, जो इसमें क्या इसका अपोजिट यहां करना है, ठीक है। तो अब जरा यहां पर जाके हम लोग एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट, कितना अमाउंट लेना है, 1,31,250, यहां पर भी आएगा 1,31,250। सारा सम खत्म हो जाने के बाद हम लोग को टोटल करना होता है जर्नल का, वो तो आपको करना ही है, वो तो सिंपल है। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर लिख दो तो भी चलेगा। अब देखो मैं एक बार वापस से तुम लोग को रिवाइज करा दूं, मेन जो पार्ट था ना इसके अंदर जो तुम लोग को याद करने लायक था मुझे लगता है वो ये था कि ये वाली जो एंट्री है ये आप लोग को याद रखनी है, ये वाला तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, और ये वाला इसमें नया पार्ट क्या था कि यहाँ पर जो ये जो रेट था ना, ये कौन सा रेट था, हमारा बेस रेट। जो बेस रेट क्या हो गया था, चेंज हो जाता है 31 मार्च के बाद। अब इसके बाद आगे जो भी सम करेंगे ना उसमें जब भी 31 मार्च आएगा तो तुम लोग को याद रखना है कि 31 मार्च को पहले हम लोग को कौन सी एंट्री करनी है, रीवैल्यूएशन की, और 31 मार्च के बाद जो पेमेंट की एंट्री होगी ना उसमें बेस रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन देखो ये वाला अमाउंट कैसे मिला, मैं वापस से बता दूं, 75,000 पेंडिंग डॉलर्स था, इनटू मैंने क्या किया, बेस रेट था 49 पुराना वाला, माइनस जो 31 मार्च का रेट था 45, जो कि आगे जाके यही नया रेट बनने वाला था, तो इसका डिफरेंस कितना था 4। और मैंने आपको ये भी बताया था, मुझे कैसे पता चला था ये एंट्री में एफईएफ क्रेडिट ही करना है, बिकॉज जब जब रेट डिक्रीज होता है इंपोर्टर के लिए तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसीलिए मुझे ये वाला एंट्री मिल गया था। सब में जाके देखने तो आपको को मैं बता दूं कि जब जब अब सम में कोई भी पेमेंट आएगा, मार्च के बाद अप्रैल का डेट दिया है तो आपको समझ जाना है कि इसमें 2 फाइनेंशियल ईयर दिए हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे आप बेसिकली करते हो वैसे करो, नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब 31 मार्च आएगा तो 31 मार्च को एक रीवैल्यू, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसको आप कैसे ढूंढेंगे, आपको कंपेयर करना है बेस रेट को किसके साथ, 31 मार्च के रेट के साथ, ठीक है। अगर आपका रेट नीचे जा रहा है तो समझ जाना क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और अगर आपका रेट ऊपर जा रहा है तो समझ जाना क्या हो रहा है, लॉस। उसके हिसाब से लॉस होता है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर कि जब जब लॉस होगा तो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर, और प्रॉफिट होगा तो एफईएफ अकाउंट एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू एफईएफ, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको बेसिकली आइडिया आ गया है। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिससे मुझे लगता है आपको ज्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज एग्जाम में जो सम आएंगे ना वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। जी हाँ, एग्जाम में जो सम्स आएंगे वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, तो इसलिए आपको ऐसे टाइप के सम ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिसमें 2 फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया हुआ है, जिसमें आपको एफईएफ भी 2 बार बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने इस सम में बनाया था। 2 एफईएफ अकाउंट बनाए थे मैंने, एक बनाया था मैंने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, दूसरा मैंने बनाया था सेकंड फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि वो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो चैप्टर है वो सीख सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।